कमरे से आशना भी जा चुकी थी और सूरज भी इस कमरे से शायद दूसरे कमरे में डूब चुका था। लेकिन गर्वित का मूड खराब का खराब ही रहा। उसके गुस्से के प्रकोप को बढ़ाने के लिए ही शायद उस रात तूफान आया था। पहले जो हुआ उसकी वजह से ही गर्वित काफी चिढ़ा हुआ था और वहीं लक्ष्मण ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन इसमें लक्ष्मण की कोई गलती नहीं थी। जिस हाल में उसने आशना को देखा होगा उसका दिल पसीज गया होगा और होटल में आने से पहले कार में भी आशना ने गिड़गिड़ाते हुए उससे छोटे राजमहल छोड़ने या किसी टैक्सी के इंतजाम करने की मदद मांगी थी। लेकिन उस समय लक्ष्मण के हाथ बंधे हुए थे और उस बंधन को छोड़ने के लिए ही तो उसने गर्वित से इजाजत मांगी थी। शायद या तो गर्वित उसकी इजाजत मांगने वाली बात नहीं समझ सका या फिर लक्ष्मण गर्वित के जज्बात। खैर जो भी था, मदद तो शायद आशना को मिल ही गई होगी या नहीं मिली होगी ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अब ये दलिया प्रेम गर्वित के अंदर कहां से आ गया था, इसका पता लगाना पड़ेगा। सोचने वाली बात है, जिसके लिए गर्वित ने दलिया मंगवाया उसके साथ ही ऐसा घिनौना व्यवहार। आखिर क्यों? क्या गर्वित का गुस्सा इतना खतरनाक है? अगर है तो ऐसे तो वो किसी भी दिन आशना की जान ले सकता है। आशना को जरूर इससे निपटना पड़ेगा जल्दी ही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब गर्वित ने लक्ष्मण को दलिया उसके कमरे में भेजने के लिए बोला, उसके बाद आशना होटल में नहीं रहना चाहती थी। उसे वहां से निकलने का कोई मौका भी नहीं मिल रहा था। इस तूफान ने अपना कहर बरपा रखा था। जब बारिश हल्की थमी तो उसकी हिम्मत जागी, लेकिन उसे गर्वित को बताना था, इसलिए वो बताने भी गई। कोई साधारण सा बहाना भी बनाया जो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। गर्वित सबके सामने बेइज्जती करते हुए उसे कमरे में घसीटते हुए ले गया और उसके साथ दुराचार किया। तो ये हुआ था उसके बाद। लेकिन इसमें आशना की गलती क्या थी? गर्वित ने तो उसे उससे दूर रहने के लिए कहा था और उसकी बातों का पालन आशना कर भी रही थी, तो गर्वित को तो खुश होना चाहिए था। लेकिन जब उसने सुना कि आशना जाना चाहती है तो इतना चिढ़ने क्यों लगा? क्यों आया उसको गुस्सा? शायद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। नहीं, दिमाग पूरा खराब हो चुका था। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पहली बार था जब गर्वित का दिमाग इस तरह खराब हुआ था। पहले भी कई बार खराब हो चुका था, बस उन बीते हुए पलों को याद करना बाकी था। बारिश अब बहुत हल्की हो चुकी थी, मानो जैसे मस्ताना मौसम छा गया हो। ठंडी हवाएं अपना पता बता रही थी और शायद गर्वित का दिमाग भी कहीं लापता हो गया था और उसे ढूंढने के लिए वो होटल के कमरे की बालकनी में आ गया था। सिगरेट का पैकेट अपनी जेब से निकालते हुए वो बालकनी में लगे छोटे झूले पर बैठ गया। झूला झूलते हुए उसने एक सिगरेट निकाली और अपने होठों में दबाते हुए उसे जलमग्न किया। एक गहरे सफेद धुएं को मुंह से निकालते हुए उसने अपनी नजर को आसमान में दौड़ाई और हल्की हल्की गरजती बिजली को निहारने लगा। सिगरेट का कश फूंकते फूंकते और आसमान को निहारते हुए मानो ऐसा लगा कि वो किसी पुरानी गहरी यादों में खो चुका था। गर्वित के मन में पुरानी यादों के बादल मंडराने लगे थे और आसमान की एक तेज बिजली की चमक के साथ गर्वित भी बहुत साल पीछे जा चुका था। सच कहे तो गर्वित जानता था कि अतीत में उसकी जिंदगी में संजना नाम की एक लड़की थी, लेकिन उसे वो उतनी ही याद थी जितना उसे याद था। गर्वित संजना को करीब 20 सालों से जानता था, लेकिन अगर उससे पूछा जाता कि उसकी संजना के प्रति क्या धारणा है तो शायद उसके मुंह से 2 ही शब्द निकलते, परेशानी और उबाऊ। इसके अलावा शायद ही उसे उसके बारे में कुछ याद हो। संजना को नाम और शोहरत टीवी पे आने वाले धारावाहिक तुमसे है प्यार मेरा से मिला था। इस धारावाहिक ने रातों रात संजना को चकाचौंध रोशनी में भिगो दिया था और इसके बाद से पूरे बंबई में संजना का ही बोलबाला था। अपनी शानदार शुरुआत करते हुए संजना सभी के दिलों पर छा गई थी। बहुत से प्रोड्यूसर्स उसके साथ काम करने के लिए मरे जा रहे थे। कई बड़े लोगों ने कहा कि यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उभरती हुई कलाकार है जो अच्छों की एक दिन छुट्टी कर देगी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के 20 साल के इतिहास में सबसे खूबसूरत अदाकारा है। जब ये सारी बातें गर्वित के कानों में पड़ी तो वो अपनी आंख बंद करते हुए सोचने लगा कि आखिर संजना कैसी दिखती है, लेकिन वो विफल रहा। उसके दिमाग में
संजना का कोई चित्र सामने नहीं आया। जब गर्वित 7 साल का था तब उसकी मां ने उसके पिता के साथ विश्वासघात किया था। उसकी मां के किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध थे। इस घटना ने उसके पिता की जिंदगी को और उनके बर्ताव को पूरी तरह से बदल डाला था। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन इस वाकया के बाद से पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात बस शराब में ही डूबे रहते थे। शुरुआत में पीने के बाद उसके पिता उसकी मां पर चिल्लाते थे और गुस्सा करते थे, लेकिन धीरे धीरे शराब ने अपना खेल दिखाना शुरू किया और उसके पिता हैवान बनते चले गए। उसके पिता शराब पीकर उसकी मां को मारने लगे थे। गर्वित काफी छोटा था और अपनी मां को इस तरह मार खाता देख शायद कोई भी बच्चा नहीं देख पाता, लेकिन जब गर्वित ने इसका विरोध किया तो उसके पिता ने अपनी हैवानियत में उसे भी शामिल कर दिया और उसे भी पीटने लगे थे। कई सालों तक उसके पिता गर्वित और उसकी मां के साथ ऐसे ही क्रूरता करते रहे। कुछ सालों में गर्वित को मार खाने की आदत सी हो गई थी। अब उसके लिए मार खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। शायद इसीलिए आज भी उसके लिए घरेलू हिंसा कोई बड़ी बात नहीं है और उसे लगता है कि यह जिंदगी का ही एक हिस्सा है। कभी कभी गर्वित को उसके पिता पर तरस आता था जब उसके पिता उसे कड़क मार नहीं दे पाते थे। गर्वित को मार खाने की इस तरह लत लग गई थी कि उसे अब मार खाने में मजा आने लगा था। और शायद अगर उस समय उससे कोई पूछता कि बेटा आपको क्या करना पसंद है, तो शायद वो यही बोलता, मार खाना। एक 7 साल के बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय था और उसके दिल में प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। उसके मन में अपने पिता की छवि सिर्फ और सिर्फ एक दुराचारी इंसान की रह गई थी जो आए वक्त बस मारता था और उसके मन में अपनी मां को लेकर सिर्फ एक ही याद थी कि वो घंटों कोने में बैठी रोती रहती थी। उस एक घटना ने एक अच्छे हंसते खेलते परिवार में से परिवार का शब्द गायब कर दिया था और वो हंसता खेलता परिवार बिखर गया था। जैसे जैसे गर्वित बड़ा होता गया वैसे वैसे उसे एहसास होने लगा कि परिवार होना जरूरी नहीं है। बचपन से ही उसने परिवार को लड़ते झगड़ते और मार खाते हुए देखा था, इसलिए गर्वित के मन में परिवार की कोई अहमियत नहीं थी। रही घर की बात तो वो भी उसके लिए कोई आवश्यक नहीं था। घर होना या ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे वो घर उसके लिए एक सोने की जगह बन गई थी। चाहते तो उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक दे सकते थे, लेकिन 2 परिवारों को साथ जोड़े रखने के लिए ही उनके माता पिता साथ रहे थे। वो सिर्फ साथ रहे थे। अब उन दोनों में प्यार का पंछी उड़ चुका था। रिश्तेदारों ने समय समय पर दोनों को साथ रहने की राय दी थी और शायद यही वजह थी उसके माता पिता सही समय पर कुछ भी तय नहीं कर पाए। लेकिन इसका बुरा प्रभाव सिर्फ और सिर्फ गर्वित पर पड़ा। उनके स्वार्थीपन ने एक 7 साल के बच्चे की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया था। गर्वित को लगने लगा कि अगर शादी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे वो जिंदगी में कभी साइन नहीं करना है। गर्वित को शादी से चिढ़ मच चुकी थी। खैर प्यार का क्या, वो तो कभी भी अपने रास्ते बदल देता है। लोग बिना प्यार के भी अपनी जिंदगी काट सकते हैं, तो क्यों अपनी जिंदगी शादी करके या किसी के प्यार में पड़ के बितानी। बस इसी सोच के माध्यम से गर्वित ने अपनी आगे की राह चुनी थी। कुछ साल बाद उसके माता पिता का वैवाहिक जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके पिता ने गोली मारकर उसके मां की हत्या कर दी और उसके बाद खुद ने भी फांसी लगा ली। जब ये खबर गर्वित तक पहुंची तो उस समय गर्वित देश की सेवा में लगा हुआ था। आर्मी बेस में जब उसे ये बताया गया तो वो तुरंत वहां से निकलकर जोधपुर पहुंचा था, लेकिन उसके आंखों के सामने बस 2 मृत शरीर पड़े थे। ये देखने के बाद उसके मन ने और ज्यादा दृढ़ता दिखाते हुए किसी से भी प्यार या शादी न करने की शपथ खाई। गर्वित ने अपना मन बना लिया था और अपने इरादों पर कंठस्थ था। गर्वित के माता पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसके सर पर आ गया था, इसलिए उसने अपने सपने को त्यागते हुए राजमहल और फैक्ट्री संभालने का जिम्मा उठाया था। अब गर्वित पूरी तरह अकेला था और उसे लगा था कि वो अपना पूरा जीवन आराम से और पूरी सरलता से बिताएगा, लेकिन शायद समय को कुछ और ही मंजूर था।
संजना अपनी नजरें गर्वित पर टिकाए बैठी थी। चूंकि गर्वित के दादाजी ने गर्वित को काफी फोर्स किया था और वो उनकी बातों को नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने संजना को छोटे राजमहल में रहने के लिए आने दिया। गर्वित के दादाजी यानी माधव राज सिंधी ने गर्वित को खूब लाड़ प्यार से पाला था और गर्वित उनकी बातों को कभी नहीं टाल सकता था। गर्वित के दादाजी ने गर्वित को शादी के सर्टिफिकेट के लिए भी खूब फोर्स किया, लेकिन गर्वित का मन बीती पुरानी यादों की वजह से कंठस्थ था और वो शादी नहीं करना चाहता था। उसे मनाना इतना आसान काम भी नहीं था, लेकिन संजना वो कहां हार मानने वालों में से थी। संजना आए दिन बड़े राजमहल पहुंच जाती थी और गर्वित की शिकायतें करती रहती थी और तभी से गर्वित की सुखमय और सरल जीवन में हर दूसरे तीसरे दिन दादाजी की दखलंदाजी होने लगी थी। लेकिन उस समय गर्वित इन सभी चीजों से आसानी से निपट लेता था। जब संजना उसके साथ छोटे राजमहल में रहना चाहती थी तो गर्वित ने उसे आने दिया और अपनी जिंदगी को उस ढांचे में जीने के लिए मनाने लगा था। जब संजना ने शादी के सर्टिफिकेट की मांग की तो चूंकि गर्वित के काफी कनेक्शंस थे तो उसने वो भी नकली बनवा दिया था। गर्वित को अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए थी और शायद यही वजह थी कि गर्वित ने हर चीज चुपचाप कर ली थी। जिस दिन संजना छोटे राजमहल रहने आई उसी दिन वो बड़े राजमहल भी गई थी और किन्हीं कारणों से गर्वित भी वहां मौजूद था। जब संजना बड़े राजमहल पहुंची और सीढ़ियों से ऊपर बैठक कक्ष की तरफ जा रही थी तब गर्वित सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ रहा था और तभी उन दोनों की मुलाकात हुई थी। गर्वित ने संजना के चेहरे को कभी इतने करीब से नहीं देखा था, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को आते और जाते हुए देखा तब गर्वित की नजर संजना के चेहरे पर दौड़ गई थी। संजना अपनी खूबसूरत आंखों से गर्वित को घूरने लगी, हालांकि उसकी आंखें पूरी तरह से मेकअप में कैद थी। अपनी एक नजर संजना के चेहरे पर दौड़ाते हुए गर्वित सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया और जैसे ही अपनी कार में बैठने वाला था कि उसने दोबारा पीछे देखते हुए संजना को देखा जो अभी भी गर्वित को ही अपनी चमकदार आंखों से घूर रही थी। उस वक्त गर्वित ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और जब ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था तो गर्वित को वहां से निकलने का एहसास हुआ और वो अपनी कार में बैठ गया। जब से गर्वित ने छोटे राजमहल और फैक्ट्री को संभालने का जिम्मा उठाया था तभी से उसका ड्राइवर लक्ष्मण उसके साथ था। जब गर्वित अपनी फैक्ट्री पहुंचा तो काम और मीटिंग्स में ही उसका पूरा दिन चला गया और काम खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे। काम खत्म करके जब गर्वित ने मन में घर जाने की इच्छा जाहिर करते हुए लक्ष्मण का नंबर डायल किया तभी अचानक उसे याद आया कि अब वो घर में अकेला नहीं है, एक लड़की भी साथ रहने आ चुकी है। ये सोचते हुए उसने तुरंत कॉल कट किया और अपनी कुर्सी पर पीठ को लंबा करते हुए आराम की मुद्रा में लेट गया। गर्वित ने सिगरेट केस से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और धीरे धीरे कश लेते हुए उसे फूंकने लगा। सिगरेट का मध्यम सुरूर उसे दोबारा सुबह की वो मुलाकात की तरफ ले गया जहां उसने संजना को देखा था। संजना का चेहरा गर्वित के दिमाग में घूमने लगा था। संजना का हसीन चेहरा जब गर्वित को लुभाने लगा तो उसने सिगरेट छोड़कर सिर्फ अपनी सुबह की मुलाकात पर ध्यान देना उचित समझा। गर्वित न जाने उस चेहरे में कहां खो गया था कि उसे लगने लगा कि संजना खुद उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है और उसे बुला रही है। गर्वित एक गहरे सपने में पूरी तरह डूब चुका था। गर्वित को होश में आने में 7 से 8 मिनट लगे जब सिगरेट पूरी तरह जलते हुए उसकी उंगलियों को तपिश देने लगी। एक झटके के साथ गर्वित सपने से बाहर आया। गर्वित ने उस मुलाकात में चुपके से आंक लिया था कि संजना की आंखें खूबसूरत और काफी बड़ी है। गर्वित को लगा कि ये एक बार की बात है जब उसे इस तरह किसी का चेहरा दिखने लगा और उसने सोचा कि शायद ये आम बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2 दिन बाद वो सूरज और अपने बाकी के साथियों के साथ गोल्फ खेलने मैजेस्टिक क्लब हाउस गया। चूंकि संजना अब एक लोकप्रिय हस्ती बन गई थी जिसे बच्चा बच्चा जानता था, इसलिए सूरज ने सबके सामने संयोग से संजना के बारे में बात करना शुरू किया। गर्वित ने जैसे ही संजना का नाम सुना तो उसका शरीर कांप उठा और एक दहकती आग की ज्वाला उसके शरीर में भड़कने लगी। क्या गर्वित संजना की तरफ झुकता चला जा रहा था? संजना का नाम सुनते ही आखिर क्यों गर्वित का शरीर कांप उठा? क्या संजना का चेहरा
गर्वित को मदहोश कर रहा था या उसके अहंकार को ललकार रहा था? आखिर गर्वित संजना के साथ रहकर भी अपने साथ हुए बीते जीवन की कड़वी यादों को क्यों नहीं मिटा पाया? क्या संजना ने प्यार नहीं दिया या गर्वित को अब प्यार दिखता ही नहीं था? बीती हुई यादों को गर्वित के साथ आप सब भी ताजा कीजिए और सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान। गर्वित का बचपन काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। एक तरफ उसके बचपन के दिन व्यर्थ बहते चले गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने पिता का अत्याचार देख भी चुका था और सहन भी कर चुका था। एक छोटा बच्चा आखिर अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख और कर भी क्या सकता था? छोटे बच्चे ने जब विरोध किया तो वो भी हिंसा की लपेटों में शामिल हो गया और देखते ही देखते वो बच्चा जिंदगी के तौर तरीके जैसे प्यार, अपनापन, देखभाल और भी न जाने क्या क्या भुला चुका था। गर्वित के दादाजी को शायद इसी बात का डर सताया होगा और इसी माहौल को देखते हुए उसके दादाजी ने उसे पढ़ाई के लिए शिमला भेजा होगा। लेकिन क्या दूर भेजने से गर्वित वो सब भूल गया? क्या इन्हीं वजहों से गर्वित आशना के करीब नहीं गया? अब शायद लगता है कि वो पुराना गर्वित खराब नहीं था, उसका वक्त खराब था, लेकिन वो आशना को भूल कैसे गया? क्या वो भूल जाने का नाटक कर रहा था? खैर जो भी हो, समय का पहिया जब घूमता है तो अपने साथ सब कुछ ले जाता है। समय बदल गया और गर्वित भी फौज की नौकरी छोड़कर विरासत में मिले आलीशान छोटे महल और कारोबार का जिम्मा संभालने लगा था। एक तरफ गर्वित पूरी तरह से बदल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ संजना खूब नामो शोहरत कमा रही थी। गर्वित संजना को 20 सालों से जानता आया था, लेकिन उसे संजना के बारे में कुछ खास याद नहीं था। न जाने संजना की नजरें गर्वित पर थी या गर्वित के पैसों पर, लेकिन संजना ने गर्वित के दादाजी माधव राज सिंधी पर जादू कर रखा था। परिणाम स्वरूप वो छोटे राजमहल में भी आ गई थी और दादाजी की खास पसंद भी थी। जब गर्वित ने पहली बार संजना के चेहरे को गौर से देखा तो उसके शरीर के अंग अंग खुल गए, मानो जैसे उसके शरीर की प्यास भवक रही थी। संजना की बड़ी मृगनैनी आंखों में गर्वित पूरी तरह डूब चुका था। संजना के चेहरे के मायाजाल में फंसते हुए उसके मन में कई विचार भी उत्पन्न हुए, लेकिन गर्वित ने उन्हें सामान्य समझते हुए नजरअंदाज कर दिया था। एक दिन मौसम काफी लुभावना था। वो सूरज और अपने बाकी के साथियों के साथ गोल्फ खेलने मैजेस्टिक क्लब हाउस गया। चूंकि संजना अब एक लोकप्रिय हस्ती बन गई थी जिसे बच्चा बच्चा जानता था, इसलिए सूरज ने सबके सामने संयोग से संजना के बारे में बात करना शुरू किया। गर्वित ने जैसे ही संजना का नाम सुना तो उसका शरीर कांप उठा और एक दहकती आग की ज्वाला उसके शरीर में भड़कने लगी। गर्वित गोल्फ का शॉट ले रहा था, लेकिन संजना का नाम सुनते ही न जाने क्यों उसके हाथ कांप गए और वो शॉट मिस हो गया। गर्वित गोल्फ और हॉर्स पोलो का बेहतरीन खिलाड़ी था और उससे कहीं भी चूक नहीं होती थी, लेकिन ये क्या, गोल्फ का शॉट मिस हो गया। ये देखकर सूरज के होश उड़ गए, मानो जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। सूरज के मुंह में भरी बियर पूरी की पूरी बाहर निकल गई। सूरज भागते हुए गर्वित के पास आया और बोला, हो भाई गर्वित, तेरा शॉट मिस हो गया। तू किसी लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहा था? इससे पहले कि सूरज अपनी बात खत्म करता, गर्वित वो शब्द सुन के एकदम स्तब्ध हो गया। सूरज ने एकदम सही कहा था। गर्वित की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जब गर्वित ने सूरज को संजना के बारे में तारीफों के पुल बांधते हुए सुना तो गर्वित के दिमाग में संजना के चेहरे की वही झलक सामने आ गई थी और बस यही काफी था ध्यान भटकाने के लिए, जिससे शॉट मिस हो गया। गर्वित संजना को 20 सालों से जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आशना इतनी खूबसूरत और आकर्षक होगी जितना मीडिया उसका बखान कर रही है। हालांकि गर्वित को संजना तब सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखी जब उसने गर्वित को अपनी बड़ी आंखों से घूरा था, और वाकई में वो एक बला के खूबसूरत थी। उसकी आंखें बेहद आकर्षक और कजरारी थी। उसकी आंखों के आगोश में गर्वित पूरी तरह आ चुका था। भाई देखा, तेरा दिमाग पढ़ लिया ना, तू किसी लड़की के बारे में ही सोच रहा था ना, सही बोला ना? जब कुछ देर तक गर्वित के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला तो सूरज ने पीठ थपथपाते हुए कहा। ये सुनते हुए गर्वित वो शौक से बाहर आया। गर्वित को एहसास हुआ
कि ये दूसरी बार है जब संजना का चेहरा उसके दिमाग में आया और ये सोच के वो चिढ़ने लगा। एक ही पल में गर्वित नरम से सख्त होने लगा था। उसने गुस्से में गोल्फ स्टिक को जमीन पर फेंका, अपना कोट उठाया और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। गर्वित गोल्फ क्लब से बाहर आते हुए मैजेस्टिक क्लब हाउस के मेन गेट पर पहुंचा, लेकिन उसकी कार उसे पिक करने गेट पर मौजूद नहीं थी। गर्वित अपने समय से 1.5 घंटे पहले जो बाहर आ गया था। गर्वित ने तिलमिलाते हुए जब ड्राइवर लक्ष्मण को कॉल किया तो उसे सुनाई दिया, आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो अभी किसी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए या कुछ देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। ये सुनते ही गर्वित तिलमिला उठा था। दूसरी तरफ लक्ष्मण शर्मिली से प्यारी प्यारी बातें करने में व्यस्त था। चूंकि लक्ष्मण अब बड़े राजमहल से छोटे राजमहल शिफ्ट हो चुका था, तो उसका शर्मिली से मिलना अब ना के बराबर ही था। इसलिए वो समय का उपयोग कर रहा था। लेकिन जैसे उसने गर्वित का कॉल देखा, उसके होश उड़ गए और डर के मारे उसने ना तो गर्वित का कॉल उठाया और ना ही शर्मिली का कॉल रखा। जब उसने देखा कि गर्वित का कॉल खत्म हो गया तो उसने शर्मिली को बाय बोला और तुरंत ही गर्वित को कॉल मिलाया। इससे पहले कि गर्वित दोबारा लक्ष्मण को कॉल करता, लक्ष्मण का कॉल आ गया और उठाते ही गर्वित ने अच्छी अच्छी गालियों से उसका स्वागत किया और उसे तुरंत गेट पर आने को कहा। सेकंड का कांटा अभी दूसरा चक्कर काट ही रहा था कि तभी हॉर्न बजाते हुए लक्ष्मण ने अपने आने का संकेत दिया। गर्वित तुरंत गाड़ी में जाकर बैठा। गर्वित अभी सीट पर बैठते हुए अपने आप को सेटल कर ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा कि कॉल माधव राज सिंधी यानी कि दादाजी का है। गर्वित ने पलक झपकते ही कॉल उठाया और सामने से उसके दादाजी उस पर चिल्लाने लगे। दादाजी ने गर्वित को बेवजह बहाना बनाने और घर नहीं जाने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। अंत में कॉल रखते हुए उन्होंने ये भी बताया कि जो केस दिल्ली में चल रहा था वो गर्वित हार गया है। वैसे भी गर्वित काफी परेशान था जब से संजना छोटे राजमहल में रहने आई थी, और ये सुनने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया था। उसने सोचा कि जिस केस को वो 3 महीनों से लड़ रहा था वो इस संजना की वजह से ही बिगड़ा है। गर्वित काफी खफा था और बस अपने केस के बारे में ही सोच रहा था। फैक्ट्री पहुंचने तक वो एकदम शांत था। उसने पूरे रास्ते एक भी सिगरेट नहीं पी क्योंकि उसका ध्यान अपने केस और संजना पर था। फैक्ट्री पहुंचते ही सबसे पहले गर्वित ने अपने केबिन में घुसकर ठंडा पानी पिया और उसके बाद एक गर्म स्नान किया क्योंकि वो ठंड का मौसम था। नहाने के बाद उसने लगातार एक के बाद एक 2 सिगरेट पी और तब जाकर उसे थोड़ी शांति मिली। हल्की शांति के एहसास के साथ गर्वित अभी पीठ टिकाते हुए कुर्सी पर फैला ही था कि तभी दादाजी का दोबारा कॉल आया। इस बार भी दादाजी फोन पर उसे डांटने लगे कि इतना लेट हो गया है, तुम अभी तक ऑफिस में क्यों हो। गर्वित ने एक परफेक्ट बहाना बनाते हुए दादाजी का कॉल कट किया। ये दादाजी की दूसरी बार कॉल थी। एक तरफ संजना, दूसरी तरफ केस हार जाना और दादाजी का इस तरह लगातार कॉल करते रहना गर्वित गुस्से से आग बबूला होने लगा कि तभी कुछ ही पल बाद दादाजी का तीसरी बार कॉल आया। जब गर्वित ने सुना कि उसको कॉल करने से पहले उसके दादाजी ने संजना से बात की थी तो गर्वित का खून खौलने लगा था। उसे लगा कि संजना उसका शिकार कर रही है और जब उसकी खूबसूरत आंखें गर्वित के दिमाग में घूमने लगी तो गर्वित को लगा कि उसका सर फट जाएगा। कई सालों से संजना गर्वित को बदनाम करने के लिए उसके दादाजी का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि गर्वित हमेशा नाराजगी महसूस करता था, पर उसने सोचा कि उसे दादाजी को सहन करना पड़ेगा। लेकिन अब संजना छोटे राजमहल में आ गई थी और जब से आई थी उसने गर्वित को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। गर्वित को लगा कि जब से संजना आई है वो उसके सर पर चढ़कर नाच रही। ये सब सोचकर गर्वित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए दादाजी के कॉल को कट किया और छोटे राजमहल की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते न जाने गर्वित ने कितनी ही सिगरेट पी। ये देखते हुए लक्ष्मण को अंदाजा हो गया था कि आज कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन चूंकि उसकी पूछने की हिम्मत नहीं थी इसलिए बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। छोटे राजमहल पहुंचने पर गर्वित सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि महारानी संजना आराम से अपना शरीर फैलाए आराम फरमा रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गर्वित ने सालों से उससे नफरत की थी और अपने आप को उससे हमेशा दूर रखा था, लेकिन इस बार वो शापित महसूस कर रहा था। गर्वित बलपूर्वक जानबूझकर बिस्तर पर जा कूदा जिससे संजना उठ जाए। उठाने का ये तरीका
एकदम कारगर साबित हुआ। गर्वित ने अपना गुस्सा निकालने के लिए यह किया था, लेकिन जब संजना उठी तो उसने अपनी मासूम शक्ल और खूबसूरत आंखों से गर्वित को निहारा, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन बड़े राजमहल में निहार रही थी। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी, इसलिए गर्वित उसका चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में उसे संजना की खूबसूरत आंखों की चमक साफ साफ नजर आ रही थी। ये देखते हुए गर्वित को लगा कि संजना की आंखें उतनी ही खूबसूरत और आकर्षक है जैसे एक मादा हिरण की होती है, मृगनयनी आंखों वाली। गर्वित का उबलता हुआ गुस्सा संजना की ठंडी शीतल आंखों को देखकर एकदम शांत हो चुका था, लेकिन वो और ज्यादा चिढ़ने लगा और परेशान होने लगा था। एक पुरुष होने के नाते वो अपने शरीर में धधक रही प्यास को काबू में नहीं रख पा रहा था। गर्वित कभी ऐसा नहीं था और ना ही ऐसा बनना चाहता था। एक औरत की वजह से वो अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहता था, लेकिन जितना वो अपने शरीर की प्यास को रोकने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही उसकी हवस बढ़ती जा रही थी और उसके शरीर से बाहर आने को बेताब थी। आशना की आंखों ने गर्वित की हवस को भड़का दिया था और अब वो ऐसे शांत होने वाली नहीं थी। चूंकि गर्वित काफी वजहों से तनाव में था और शायद उसका शरीर हवस मिटाने के माध्यम से उसका तनाव दूर करना चाहता था। चूंकि उसके तनाव का सबसे बड़ा कारण संजना थी, इसलिए उसके शरीर ने हवस मिटाने का माध्यम भी उसे ही बनाया था। संजना की आंखों की चमक गर्वित को ले डूबी और उसकी हवस परवान चढ़ चुकी थी। गर्वित पूरा मदहोश हो गया और बेरहमी के साथ उस रात वो संजना के साथ सोया। गर्वित की हवस ने आधी से ज्यादा रात खा ली थी और जब तक गर्वित की हवस खत्म नहीं हुई तब तक गर्वित को पता भी नहीं चला कि उसने क्या किया था। वो एक औरत के सामने अपने हवस के जज्बात पर काबू नहीं रख पाया था। औरत को देखते ही वो एकदम नंगा हो गया, शरीर से भी और विचारों से भी। उस रात के बाद बिना किसी झिझक के गर्वित ने निर्णय लिया कि अब वो हमेशा अपने आप को संजना से दूर रखेगा। इसलिए उसने नौकर गोपाल को संजना को देखने के लिए तत्पर रखा था। गर्वित ने नौकर को संजना को गर्भ निरोधक गोली देने के लिए कहा था और संजना को उससे दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी थी। गर्वित ने संजना के नंबर को ब्लॉक कर दिया था और हमेशा उसके साथ बदतमीजी से पेश आने लगा था। जब भी उसकी मुलाकात संजना से होने लगी, गर्वित ने हर वो बुरी चीज की जिससे संजना उसके करीब आने का सोच भी ना सके। और उस दिन जब माधव राज सिंधी का जन्मदिन था और वो उस कार वाले हादसे से बुरी तरह डर गई थी, संजना गिड़गिड़ाई, रोई, उसने दया की भीख मांगी और वादा किया कि वो कभी भी गर्वित के रास्ते में नहीं आएगी, हमेशा उससे दूर रहेगी। संजना को इस तरह देखकर गर्वित हैरान हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सब कुछ खत्म हो चुका था और उसकी दुनिया खामोशी के अंधकार में खो चुकी थी। हालांकि जब कार हादसा हुआ तो संजना ने धक्का देते हुए गर्वित को रास्ते से हटाया था। उस वक्त संजना के मुंह से एक गहरी चिंतित भरी आवाज बाहर आई थी। वो चिंतित स्वर जिसे गर्वित ने पहले कभी नहीं सुना था। गर्वित को आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उसे ऐसा लगा कि वो ये आवाज पहले भी कहीं सुन चुका है। उसने उस आवाज को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। उसके दिमाग में सुर घूम रहे थे, लेकिन आवाज की पहचान का नाम गुमनाम था। चूंकि उस रात बारिश हो रही थी और काफी तेज हवा चल रही थी, इसलिए गर्वित को लगा कि शायद उसने उस आवाज की कल्पना की है या कुछ गलत सुन लिया है और ध्यान नहीं देते हुए बेपरवाह हो गया था। उस रात के बाद काफी कुछ बदल गया था। शायद वो रात संजना के लिए भी काफी भयानक थी। गर्वित ने सोचा कि वो उस रात से एक जंगली और लापरवाह गर्वित बन जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उसके पुकारने से भी गर्वित को फर्क पड़ा था। और फिर एक मर्द होने के नाते उसका अहंकार सबसे ऊपर था। गर्वित को जोरदार धक्का लगा जब उसने देखा कि संजना ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। गर्वित ने वो सारी चीजें की जो उसके भी समझ से बाहर थी। न जाने वो चाहता क्या था और हो क्या रहा था। उदाहरण के लिए उस रात वो घर आया जब उसे किसी ने बुलाया भी नहीं था। संजना को सनरूम में बैठा देख उसकी कसक तो जागी थी, लेकिन अहंकार ने बोलने नहीं दिया था। उस रात वो भरे तूफान में संजना को लेने पहुंचा और यहां तक कि ड्राइवर लक्ष्मण को बोलकर मीठा दलिया लाने के लिए भी कहा। गर्वित अपनी जिंदगी किस मोड़ ले रहा था शायद वो खुद भी अनजान था।
क्या गर्वित को अपनी गलतियों का एहसास हो पाएगा? क्या गर्वित अपने ही बनाए वसूलों को ठीक कर पाएगा? जब बीती हुई यादों से गर्वित अचानक बाहर आएगा तो उसका पहला कदम क्या होगा? क्या गर्वित इन दूरियों को ठीक करेगा या दोबारा अपने अहंकार तले दब जाएगा? क्या आशना वो सब भुला के गर्वित के करीब आएगी? क्या आशना अपनी नई कहानी बनाएगी या संजना बनकर संजना का ही खेल बिगाड़ देगी? अभी बहुत कुछ बाकी है इस कहानी में, सुनते रहिए। गर्वित का बिगड़ा बचपन, आशना से मुलाकात, संजना से शादी और फिर बर्बरता के किस्से। गर्वित ने आखिर अपने आप को इस रूप में क्यों ढाल लिया था? गर्वित ने तो संजना से दूर रहने के लिए न जाने क्या क्या किया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार आशना से बर्बरता जारी थी। क्या इसे हवस मिटाने की प्यास समझे या दिल में पैदा होता हुआ प्यार? ये बात अभी तक साबित नहीं हुई थी। अगर प्यार था तो दुराचार क्यों हो रहा था? और अगर सिर्फ हवस की भूख को शांत करना था तो क्या यह दलिया प्रेम सिर्फ एक नाटक था? गर्वित को खुद को भी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कर क्या रहा है। आखिर गर्वित चाहता क्या था? यही सवाल तो वो खुद से भी पूछ रहा था। कुछ देर बीती यादों के साए में घूमते हुए गर्वित एक बिजली की कर्कश आवाज के साथ वापस वर्तमान लोक पहुंचा। झूला पूरी तरह से रुक चुका था और बारिश अब एकदम धीमी पड़ गई थी, लेकिन बिजली ने अभी भी अपना रौद्र रूप धारण कर रखा था। समय समय पर चमकते हुए वो सभी को चमका रही थी। बीते पलों से बाहर आते हुए गर्वित ने अपनी गर्दन पीछे घुमाते हुए फर्श पर पड़े दलिया को देखा। दलिया अब हल्का हल्का फर्श पर सूखने लगा था। कुछ देर तक गर्वित ऐसे ही उस फर्श पर पड़े दलिया को घूरता रहा। बीते पलों को सोचते सोचते उसका सर दर्द से फटता जा रहा था, लेकिन उसे अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। चूंकि गर्वित अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो अपने बारे में कुछ भी सोचने लगा था। वो शादी नहीं करना चाहता था और ना ही किसी रिश्ते में रहना चाहता था। वो किसी भी औरत के प्यार के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। वो हाल ही में अजीब बर्ताव करने लगा है। शायद वो पागल हो गया है, लेकिन समय के साथ साथ वो दोबारा सामान्य हो जाएगा। यही सब सोचते हुए गर्वित अपने आप को दिलासा देता जा रहा था और सिगरेट को एक के बाद एक खत्म करता जा रहा था। बार बार अपने दिमाग में वो वही शब्द दोहराता गया जब तक वो शांत नहीं हो गया। शांत होने के बाद उसने अपने मुंह में दबी सिगरेट, जो अभी आधी ही खत्म हुई थी, उसका एक जोरदार लंबा कश खींचा और अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए उस सिगरेट को बुझा डाला। एक गहरी अंगड़ाई लेते हुए गर्वित झूले से उठा और कमरे में बेड टेबल के पास पहुंचा। उसने टेलीफोन को उठाते हुए नीचे रिसेप्शन में कॉल करके हाउसकीपिंग स्टाफ को भेजने के लिए कहा, जिससे वो फर्श पर पड़ा दलिया और कमरे को सुसज्जित कर सके। कॉल रखने के बाद गर्वित ने अपने कपड़े पहने और अपने हाथ को सर पर फेरकर अपने बाल की स्टाइल का जायजा लिया, और वो करते हुए वो अपने कमरे से निकलता हुआ सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ा। सामने वाले कमरे में दाखिल होते ही सबकी नजर गर्वित पर पड़ी और वहां चल रही बातों का सिलसिला अचानक रुक सा गया। सभी गर्वित को एकटक नजरों से देखने लगे थे, लेकिन गर्वित बेपरवाह होते हुए सीधे सोफे की तरफ बढ़ा जहां वो पहले बैठा था। सोफे पर बैठते हुए उसने अपना द विडोफ सिगरेट का पैकेट उठाया और उसमें से सिगरेट निकालते हुए एक विचित्र मुस्कान के साथ सिगरेट जलाते हुए दम मारने लगा। गर्वित को अचानक इस तरह कमरे में आता देख सूरज की भौहें सिकुड़ गई थी, लेकिन उसने गर्वित से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि सूरज कुछ देर पहले ही गर्वित को गुस्सा दिला चुका था। इसलिए उसने चुप बैठने में ही भलाई समझी। गर्वित आराम से सिगरेट पी रहा था और सभी लोग एकदम चुप, बस उसे ही देखे जा रहे थे। लेकिन गर्वित को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कुछ देर गर्वित को ऐसे ही देखते हुए अब लग रहा था कि गर्वित शांत हो चुका है और सभी ने पहल करते हुए धीरे धीरे बात करना शुरू किया। सूरज ने भी ये देखते हुए अपना फोन हाथ में उठाया और गर्वित के पास जाकर बोला, भाई गर्वित, वो गौतम का कॉल आया था। वो कल सुबह जोधपुर आ रहा है, तो पूछ रहा था कि क्या हम सब साथ में लंच कर सकते हैं। गर्वित पूरी तरह शांत हो चुका था। गर्वित ने सिगरेट का धुआं मुंह से निकालते हुए अपना विस्की का पैक बनाया और एक झटके में कटकते हुए कहा, जरूर। तो कल कहाँ बैठे, रेडिसन में या राजपुताना शेराटन? गौतम एड्रेस का वेट कर रहा होगा।
सूरज ने पूछा। तू? गर्वित सूरज को जगह तय करने के लिए कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया वैसे ही उसके शब्द उसके गले में ही रुक गए। अचानक से उसके दिमाग में संजना का ख्याल आया। जब संजना अपने पैरों को और कार की सतहों को साफ कर रही थी, तब गर्वित की नजर खून से लथपथ हुए तौलिए पर गई थी, और तब गर्वित को पता चला था कि संजना के तलवे पूरी तरह से जख्मी है। गर्वित अभी संजना के पैरों के बारे में ही सोच रहा था। चूंकि लक्ष्मण तेजी से भागते हुए निकल गया था, इसीलिए गर्वित उसे घाव पर लगाने के लिए दवाइयां खरीदने के लिए नहीं कह पाया था। गर्वित भी नहीं जानता था कि वो ये सब क्यों सोच रहा है, क्योंकि शायद अब तक तो संजना घर पहुंच चुकी थी। गर्वित ने दोबारा अपना पेग बनाया और अपने ग्लास को ऊपर उठाते हुए एक ही झटके में निगलते हुए बोला, तू जगह देख ले भाई। वो गौतम बोल रहा था कि वो तेरे घर आना चाहता है। बड़े राजमहल तो वो कई बार आ चुका है, लेकिन कह रहा था कि जब से तू छोटे राजमहल में शिफ्ट हुआ है तो उसे वहां आने का मौका नहीं मिला है। तो वो तो बस यूं ही पूछ रहा था कि क्या कल हम तेरे यहाँ। इससे पहले कि सूरज आगे बोल पाता, गर्वित अपने होंठ काटने शुरू कर दिए और बात करना बंद कर चुका था। शिट यार, संजना उसके घर में रहती है। अब चूंकि मैंने छोटे राजमहल का नाम लिया है तो अनजाने में ही सही वो संजना के बारे में सोचने लगेगा, और अगर वो अभी भी उससे नाराज है तो शायद मैंने दोबारा मुसीबत मोल ले ली है। ये सोचते हुए सूरज ने हल्के खांसते हुए बात को बदलने की कोशिश की, और वो आगे कुछ और बोलता कि उससे पहले ही गर्वित ने कहा, तो वो दो ऑप्शंस क्या मेरा मूड देखने के लिए थे? और एक हल्की मुस्कान के साथ बात को जारी रखते हुए कहा, ठीक है तो कल छोटे राजमहल में मिलते हैं, बता दे उसे। असल में गर्वित की संजना से कोई शादी नहीं हुई थी। संजना तो माधव राज सिंधी की पहली पसंद थी, क्योंकि उसने ना जाने उन पर क्या जादू कर रखा था। और यही नहीं, माधव राज सिंधी के कहने पर ही गर्वित ने उसे छोटे राजमहल में रहने आने दिया था। शादी का नकली सर्टिफिकेट सिर्फ संजना और उसके दादाजी के लिए था। गर्वित इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन बाहर वालों के लिए वो एक पति पत्नी ही थे। गर्वित के खास दोस्त उसका ये राज जानते थे और राज को राज बनाए रखने में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे थे। गर्वित के मुंह से वो शब्द सुनकर सूरज एकदम स्तब्ध हो गया और शक की नजरों से गर्वित को देखने लगा। कुछ समय बाद गर्वित ने अपनी नजरों को सूरज के सामने रख दिया और सूरज को विचित्र रूप से देखने लगा। ये देखते हुए सूरज ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई। ये बोलते हुए सूरज ने अपना फोन निकाला और गौतम को मैसेज करने लगा और मन ही मन सोचने लगा, यार ये गर्वित कितना अजीब है। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही संजना के साथ बदतमीजी करके उसे घर भेजा है और वो दोबारा छोटे राजमहल जाना चाहता है। ये सोचते सोचते सूरज ने गौतम को कल छोटे राजमहल आने का कहते हुए उसे पता भेज दिया और दोबारा फिर से उस कमरे में पार्टी का दौर शुरू हो गया। घड़ी में 11:30 बज गए थे जब आशना छोटे राजमहल पहुंची। चूंकि आज शनिवार था और नौकर गोपाल के साथ बाकी सभी की भी छुट्टी थी, इसलिए उसका स्वागत करने के लिए छोटे राजमहल में वो खुद ही थी। बैठक कक्ष में घुसते ही आशना सोफे पर बैठ गई और थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे बस बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। उसने उठते हुए फर्स्ट एड बॉक्स को खोजा और दोबारा सोफे पर आ गई। आशना ने अपने घाव को डिटॉल से साफ किया और उसके बाद अपने हर घाव पर बैंडेड लगाकर लंगड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। आशना जानती थी कि गर्वित शायद आज रात छोटे राजमहल नहीं आएगा, इसलिए कमरे में घुसते ही सबसे पहले वो वॉशरूम गई। उधर उसने अपना मेकअप उतारा और कमरे में आकर लाइट बंद करते हुए बिस्तर पर लेट गई। आशना ने अपनी थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए बंद किया और नींद के झरोखे में जाने की कोशिश करने लगी। आशना उस रात बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सो पा रही थी। रह रहकर उसे बुरे सपने आ रहे थे जो उसकी नींद को खराब कर रहे थे। वो नींद में थी, लेकिन वो नींद गहरी नहीं थी, बिल्कुल कच्ची थी। और जब उसने गहरी नींद के बॉर्डर को पार किया ही था कि तभी अचानक लैंडलाइन बजने लगा। लैंडलाइन की आवाज सुनकर आशना एकाएक उठी। उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई थी और सिहरन पूरे शरीर में दौड़ने लगी थी। आशना अपने कांपते हुए पैरों से लंगड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। जब तक आशना फोन के पास पहुंची तब तक घंटी बजना रुक चुकी थी। संजना के हाथ पैर फूल रहे थे और वो मन ही मन ये सोचने की कोशिश करने लगी कि कॉल किसने किया होगा।
दादाजी, गर्वित। आशना सोच ही रही थी कि तभी फोन पर दोबारा घंटी बजी। घंटी की एक आवाज में आशना ने कांपते हुए कॉल उठाया। सामने से नौकर गोपाल की आवाज आई। गोपाल की आवाज सुनकर आशना को जैसे सांसें आने लगी और वो बोली, गोपाल, तुम इतनी रात को? गोपाल ने जल्दी जल्दी अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, मिस, मेरे पोते की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मुझे उसे कल अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि उसके माता पिता किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। तो क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? चूंकि गर्वित छोटे राजमहल में नहीं था, इसलिए आशना ने बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ बोल दिया। कॉल रखने के बाद आशना दोबारा लंगड़ाते हुए अपने कमरे तक पहुंची और चैन की सांस लेते हुए बिस्तर में जा घुसी। आशना की सारी टेंशन अब गायब हो चुकी थी और आशना एक गहरी नींद में दोबारा जाने को बेताब थी। कुछ ही पल में आशना नींद के गहरे भंवर में थी। नींद के गहरे आगोश से जब आशना बाहर आई तब घड़ी में सुबह के 11 बज चुके थे। रात का तूफान पूरी तरह थम चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो तूफान एकाएक रफू चक्कर हो गया हो, क्योंकि आसमान पूरी तरह साफ हो चुका था और सूरज देवता मुस्कुराते हुए अपना प्रकाश छोड़ रहे थे। आशना ने पर्दे खोलते हुए सूरज देवता को कमरे में आने दिया और खुद वॉशरूम में चली गई। नहाने के बाद आशना घर के कपड़ों में बाहर आई। हालांकि उसे पता था कि शायद गर्वित के घर आने के कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी और अपने चेहरे पर मेकअप लगाया। इस हरकत से ऐसा लगा जैसे मानो आशना अब अपने आप को असल में संजना मानने लग गई हो। मेकअप करने के बाद आशना सीढ़ियों से नीचे आते हुए सीधा किचन की तरफ बढ़ी। आज नौकर गोपाल छुट्टी पर था और आशना को आज खुद कुछ बनाने का मन था। उसने फ्रिज खोलते हुए सारी सब्जियां बाहर निकाली और मिक्स वेज बनाने का निर्णय किया। सब्जियों को काटकर उसने तेल में अभी तड़का लगाया ही था कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। गैस के वेग को कम करते हुए और अपने हाथ को पोंछते हुए आशना दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे पर पहुंचकर जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने 2 लोग आंखें बिछाए खड़े हैं। एक सूरज था और दूसरा गौतम। हालांकि आशना ने गौतम को कई सालों से नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद भी वो पहली झलक में गौतम को उसकी खास दोस्त प्रिया के बॉयफ्रेंड के रूप में पहचान चुकी थी। आशना नहीं जानती थी कि क्या संजना गौतम को जानती है, इसलिए उसने सबसे पहले सूरज को हेलो बोला। माधुरी की वजह से गौतम ने संजना के बारे में हल्का फुल्का सुना जरूर था, लेकिन वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। इसके अलावा जब गौतम ने अपना कॉलेज और प्रिया ने अपना स्कूल खत्म किया तो वो हमेशा के लिए जयपुर जा चुके थे और कई सालों तक उनका जोधपुर आना नहीं हुआ था। इसलिए जब सूरज ने गौतम को संजना से मिलवाया तब उसे याद आया कि संजना कौन है। गौतम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए संजना को मुस्कुराते हुए कहा, मिस संजना, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आशना ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और गौतम ने जो हाथ आगे बढ़ाए थे उनसे मिलाते हुए शेक हैंड किया और तभी देखा कि महल में एक और गाड़ी ने एंट्री की है। वो गर्वित की कार थी। गर्वित की कार देखकर आशना की सांसें भरने लगी थी। डर के मारे उसका बदन कांप उठा था। आशना इस तरह अचंभित हो गई थी कि वो गौतम के हाथों से अपना हाथ हटाना तक भूल चुकी थी। गर्वित की गाड़ी ने गौतम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया था, इसलिए वो आशना के चेहरे पर बदलाव या शरीर पर दौड़ती कपकपी को महसूस नहीं कर पाया और उसने पूछा, क्या गर्वित भाई आ गए? क्या होगा जब आशना गर्वित को देखेगी और क्या होगा जब गर्वित आशना को देखेगा? क्या गर्वित अपने दोस्तों के सामने आशना की इज्जत करेगा या कल रात की ही तरह उसे बेइज्जती के दौर से गुजरना पड़ेगा? आज का लंच काफी स्पेशल होने वाला है। सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।